माओवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा के बीच माओवादी संगठन की कमान सौंपे जाने को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने एक बयान जारी कर पिछले कुछ सालों का लेखा जोखा पेश किया है। हालांकि इस बयान में भी पार्टी की कमान सौंपे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना के जगित्याल यानी करीमनगर जिले के कोरुट्टला के रहने वाले सीपीआई माओवादी के सैन्य प्रमुख थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी ने अब माओवादी संगठन के नए महासचिव का पदभार संभाल लिया है। हालांकि सीपीआई माओवादी की ओर से अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। 2004 में मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को सीपीआई माओवादी का महासचिव बनाया गया था। 2018 में जब गणपति ने स्वास्थ्यगत कारणों से इस्तीफा दिया तो बसवराजू को संगठन की कमान सौंपी गई। इस साल बसवराजू के मारे जाने के बाद से यह पद खाली था। 2004 जब एमसीसी और पीपुल्स वॉर ग्रुप के विलय के बाद सीपीआई माओवादी का गठन हुआ था, तब इस संगठन की सेंट्रल कमेटी में 32 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन चलपति से लेकर प्रयाग मांझी और नंबाला केशव राव जैसे नेताओं के मारे जाने के साथ आज की तारीख में सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी में महज 17 सदस्य बचे हैं और इनमें से ही एक का नाम है टिप्पिरी तिरुपति, जिसे छत्तीसगढ़ में देवजी या देवजी कहा जाता है। नाम तो और भी कई हैं: संजीव, चेतन, रमेश, सुदर्शन, देवन्ना। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के विरुद्ध विगत समय में की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन में काफी बड़ी संख्या में उनका टॉप लीडरशिप से लेकर पीएलजी कैडर्स और अन्य माओवादी कैडर्स का जो अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा डेड बॉडीज रिकवर किए गए थे, जो विगत 7-8 महीने के अंतर्गत सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और अनेक माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण भी कर रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से माओवादी संगठन अभी एकात्मक और अग्रसर थे, उनके बल संख्या और क्षेत्रफल कम होते जा रहा है और वर्तमान के परिस्थिति में माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में हमको चर्चा में देखने मिल रहा है देवजी माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं और खिड़मा माओवादी संगठन का डीके सच्ची सचिव बनने का खबर देखने मिल रहा है। लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र की जनता का इच्छा अनुसार और शासन की मंशा अनुरूप आने वाला बहुत जल्दी सीपीएम माओवादी संगठन का खात्मा सुनिश्चित की जा रही है और उनकी अंतिम सांस गिन रहा माओवादी संगठन। और इस परिस्थिति में कोई भी उसका महासचिव बन रहा है, सचिव बन रहा है या कमेटी सचिव बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जो सुरक्षा बल द्वारा शासन की मंशा अनुरूप जो माओवादी संगठन के खात्मा का अभी समर्पित होकर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस परिस्थिति में कोई सचिव बन रहा है, कोई अध्यक्ष बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लगातार जो माओवादी कैडर के खिलाफ हमारा कार्रवाई जारी रहेगा और माओवादियों के पास अभी एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। जो माओवादी संगठन में अभी संख्या बल भी काफी कम हो गई है, बिल्कुल उनका लीडरशिप खात्मा हो रहा है, उनके पास कोई ऐसा लीडरशिप नहीं बचा है जिन्होंने कोई डीके सचिव बन सकता है या कोई जनरल सेक्रेटरी बन सकता है। यदि कोई भी चर्चा भी इसमें आ रहा था, इससे हमारा अभियान में कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा इरादा स्पष्ट है, टारगेट काफी क्लियर है, आने वाला बहुत जल्दी इस संगठन का खात्मा सुनिश्चित करना है। उसी हिसाब से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें माओवादी कैडर्स का भी ये बेहतर होगा, उनको हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करें, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। पिछले 2 दशकों से तिरुपति के पास सीपीआई माओवादी की केंद्रीय सैन्य आयोग या सैन्य शाखा की कमान थी।
मई में मुठभेड़ में बसवराजू के मारे जाने के बाद 62 साल के तिरुपति का नाम बसवराजू के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय खुफिया एजेंसियों की रडार पर आया था। तिरुपति मडिगा दलित समुदाय से हैं। माना जा रहा है कि तिरुपति का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वह एक हाशिए की पृष्ठभूमि से आते हैं और आदिवासियों सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सकते हैं। तिरुपति सीपीआई माओवादी पोलित ब्यूरो के शेष 3 सदस्यों में से एक हैं। कई अन्य माओवादी नेताओं की तरह तिरुपति भी रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन आरएसयू की उपज हैं, जो 1980 के दशक में हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों द्वारा एक छात्र नेता की कथित हत्या के बाद उभरा था। दलित माला समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तिरुपति के पिता 1980 में दुबई में काम करके जीविकोपार्जन करते थे। वह एक ऐसे परिवार से थे जिसकी आर्थिक तंगी नहीं थी, फिर भी उसने माओवादी संगठन का रास्ता अख्तियार किया। सरकारी दस्तावेजों की माने तो कोरुट्टला के अंबेडकर नगर के रहने वाले टिप्पारी वेंकटनारसैया और गंगूबाई के 3 बेटे और 1 बेटी थी। इनमें सबसे बड़ा था तिरुपति। 1980 में उसने प्रथम श्रेणी में 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद इंजीनियर बनने के लिए तिरुपति ने एक सरकारी कॉलेज में इंटर एमपीसी में दाखिला लिया। उस कॉलेज में वामपंथी संगठन आरएसयू और एवीबीपी के बीच लगातार विवाद की घटनाएं सामने आती रहती थीं। एक आध बार तिरुपति भी इस झगड़े की चपेट में आया, लेकिन वह इनमें बहुत अधिक नहीं उलझा। 1982 में उसने करीमनगर के एसआरआर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां फिर छात्रों के बीच संघर्ष में तिरुपति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कहते हैं कि पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर 1983 के आसपास उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर पीपुल्स वॉर ग्रुप में शामिल हो गया। यह वह दौर था जब आरएसयू यानी रेडिकल स्टूडेंट यूनियन असल में माओवादी संगठन में भर्ती की पहली सीढ़ी थी। कोरुट्टला के टिप्परी तिरुपति ने जिस समय पीपुल्स वॉर ग्रुप का रास्ता चुना, आरएसयू के 4 और नौजवानों मुक्का वेंकटेशम, बेजारापू किशन, निजामुद्दीन और पसुलाराम रेड्डी ने भी माओवादी संगठन का दामन थामा। हालांकि पिछले 5 दशकों में, खासकर 1992 में सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद आरएसयू का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन इस समूह ने सीपीआई माओवादी के कार्यकर्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2000 में तिरुपति ने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का गठन किया, जो 4 साल बाद सीपीआई माओवादी के पूर्ववर्ती संगठनों में से एक की सशस्त्र शाखा थी। ऐसा माना जाता है कि वह 2007 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए एक हमले में शामिल था, जहां माओवादियों ने एक पुलिस बेस कैंप पर हमला किया था और 55 सुरक्षाकर्मियों को मार डाला था। तिरुपति को अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुए घात लगाकर किए गए हमले में भी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। मई में बसवराजू के एनकाउंटर के बाद तिरुपति की पोती सुमा ने एक बयान जारी कर अपने दादा से आत्मसमर्पण करने की अपील की थी। देवजी के भाई की पोती सुमा बीटेक की छात्रा है और तेलंगाना के कोरुट्टला में रहती है। सुमा ने बयान में देवजी से पूछा था कि क्या बंदूक से सब ठीक हो जाएगा? क्या शिक्षा, विकास और समझदारी से बदलाव नहीं आ सकता? मैं डरती हूं कि अगली खबर कहीं आपकी ना हो। हमारा परिवार अभी भी आपके लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। सुमा ने अपने बयान में कहा था कि प्रिय दादाजी, कृपया घर आइए। मैं हमेशा से आपसे मिलने के लिए तरसती रही हूँ, लेकिन दुख की बात है कि कभी मौका नहीं मिला। जब भी मैं मीडिया में आपके बारे में पढ़ती हूँ, मुझे गर्व और दर्द दोनों महसूस होता है। मुझे पता है कि आपने एक समतावादी समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हाल की घटनाएं बेहद दुखद रही हैं। ప్రియమైన పెద్దనాన్న తిరుపతి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్జీ, ముందుగా మీ పాదాలకు నా నమస్కారాలు. ఆపరేషన్ కగార్ పేరిట జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్లు పదుల సంఖ్యలో ఉండడం వల్ల మన కుటుంబానికి ఎంతో ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. మీరు ఎన్నో సాధించారు, సమాజ నిర్మాణం కోసం వెళ్ళినారు.
देवजी की वापसी की खबर तो नहीं है, लेकिन उसके महासचिव बनाए जाने की खबर जरूर हवा में तैर रही है। नक्सल हिंसा की इस अंधेरी सुरंग में सुमा जैसी एक कोमल आवाज की पुकार एक बार फिर हवाओं में गूंज रही है। क्या कोई रास्ता शांति, शिक्षा और विकास के जरिए भी खुल सकता है? नक्सल हिंसा की इस अंधेरी सुरंग में काश की सुमा जैसी आवाजें पहुंच पाती। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।